नैना, आखिर तुमने ये दाल बनाई कैसे है? इसमें ना तो मसाला ठीक से मिला है और ना ही इसका स्वाद सही है। बिल्कुल पानी जैसी लग रही है। आदित्य ने खाने की प्लेट को अपने से थोड़ा दूर सरकाते हुए बेहद नाराजगी भरे लहजे में कहा। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे नैना ने उसके सामने खाना नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ी गलती रख दी हो। माँ के हाथ की दाल में कैसी खुशबू आती थी, पूरा घर महक जाता था। और तुमसे एक साधारण सी दाल भी ठीक से नहीं बनती। डाइनिंग टेबल पर बैठी नैना ने कुछ देर तक उसकी बातें चुपचाप सुनी। फिर उसने अपना लैपटॉप बंद किया और थकी हुई नज़रों से आदित्य की तरफ देखा। रात के 10:30 बज चुके थे और सुबह 6 बजे से लगातार भागदौड़ करने के बाद भी उसका दिन खत्म नहीं हुआ था। सुबह उठकर उसने आदित्य के लिए नाश्ता बनाया था, उसका लंच तैयार किया था और फिर करीब 10 घंटे ऑफिस में काम किया था। ऑफिस से निकलते समय ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि घर पहुंचने में काफ़ी देर हो गई। घर आते ही उसने बिना आराम किए रसोई संभाली और दाल चावल इसलिए चढ़ाए थे ताकि आदित्य को रात में गर्म खाना मिल सके। उसकी आंखों में नींद साफ दिखाई दे रही थी और शरीर पूरी तरह थक चुका था। लेकिन आदित्य को उसकी थकान से ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि दाल उसकी माँ जैसी क्यों नहीं बनी। नैना ने खुद को शांत रखते हुए कहा, आदित्य, मैं सुबह 5:30 बजे से उठी हुई हूँ। सुबह तुम्हारा नाश्ता बनाया, तुम्हारा लंच तैयार किया, पूरा दिन ऑफिस में काम किया और इतनी भीड़ के बीच घर पहुँची। यहाँ आते ही मैंने खाना बनाया ताकि तुम्हें बाहर का खाना ना खाना पड़े। अगर नमक या मसाला थोड़ा कम लग रहा है तो तुम ऊपर से डाल सकते हो, लेकिन हर बात में मेरी तुलना माझी से करना बंद करो। मैं जितना कर सकती हूँ पूरी कोशिश करती हूँ। नैना की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर हल्की सी व्यंग्य वाली मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी तुलना किसी से नहीं कर रहा, बस तुम्हें सच बता रहा हूँ। आजकल की लड़कियों को यही परेशानी है, जरा सा ऑफिस का काम क्या कर लिया, घर की जिम्मेदारियों से बचने के लिए थकान का बहाना शुरू कर देती हैं। मेरी माँ भी तो पूरी जिंदगी घर संभालती रही है, उन्होंने कभी काम को लेकर शिकायत नहीं की। उन्हें घर और परिवार के लिए कुछ करना पड़ता था तो उन्होंने किया। आखिर औरत के हाथ में अपने घर के खाने का स्वाद ही नहीं होगा तो फिर फायदा क्या। आदित्य की बातें नैना के दिल में चुभ रही थी। वो चाहती तो उसी वक्त जवाब दे सकती थी, लेकिन उसे लगा कि बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। उसने सामने रखी दाल की कटोरी को कुछ पल देखा। उसके मन में आया कि वो कटोरी उठाकर सिंक में फेंक दे और आदित्य से कह दे कि अगर उसकी माँ जैसा खाना चाहिए तो वो अपनी माँ के घर जाकर खा ले। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे पानी का गिलास उठाकर पी लिया। उस रात वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब आदित्य ने उसके बनाए खाने या घर के काम में कमी निकाली थी। शादी के 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में नैना धीरे धीरे समझ चुकी थी कि वो सिर्फ अपने पति से नहीं बल्कि एक ऐसी आदर्श माँ की छवि से भी लड़ रही है जिसे आदित्य अपने मन में हमेशा जिंदा रखता है। शादी से पहले जब दोनों की मुलाकात हुई थी तब आदित्य खुद को बहुत समझदार, आधुनिक और खुले विचारों वाला इंसान बताता था। उसने नैना से बड़े विश्वास के साथ कहा था, तुम अपनी नौकरी मत छोड़ना, मैं तुम्हारे काम की पूरी इज्जत करता हूँ। शादी के बाद घर की जिम्मेदारियाँ हम दोनों मिलकर संभालेंगे, तुम्हें अकेले सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नैना ने उसकी इन बातों पर भरोसा किया था। उसे लगा था कि उसे ऐसा जीवन साथी मिला है जो उसके सपनों और मेहनत को समझता है। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद आदित्य का बदला हुआ रूप उसके सामने आने लगा। हनीमून से लौटने के बाद जैसे उसके अंदर का वो आधुनिक और समझदार पति कहीं गायब हो गया। अब उसे सुबह की रोटियां बिल्कुल गोल और फूली हुई चाहिए थी। उसकी शर्ट और पैंट एकदम सही तरीके से प्रेस होकर अलमारी में रखी होनी चाहिए थी और घर का हर काम उसकी पसंद के मुताबिक होना जरूरी था। मगर सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह थी कि आदित्य हर छोटी बड़ी चीज़ में अपनी माँ का उदाहरण देता था। माँ चाय में अदरक इस तरह डालती थी, माँ कपड़ों में इतना नील डालती थी कि कपड़े चमक उठते थे, माँ राजमा हमेशा रात भर भिगोकर रखती थी, माँ दाल को इतने अच्छे से झोंकती थी कि पूरे घर में खुशबू फैल जाती थी।
आदित्य की हर बात में उसकी माँ मौजूद रहती थी। नैना को कभी कभी लगता था कि वो आदित्य की पत्नी कम और उसकी माँ की जगह लेने वाली कोई दूसरी महिला ज़्यादा बन गई है। वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, आदित्य को उसमें हमेशा कोई ना कोई कमी दिखाई देती। नैना एक नामी आईटी कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर काम करती थी और उसकी कमाई आदित्य से भी काफ़ी ज़्यादा थी। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उसने ये मुकाम हासिल किया था। लेकिन शादी के बाद उसके ससुराल में उसकी नौकरी और सफलता की कोई खास अहमियत नहीं रह गई थी। वहाँ उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही थी कि वो घर के सारे काम बिना किसी शिकायत के करती रहे। अगले दिन सुबह नैना रसोई में खड़ी होकर चाय बना रही थी। उसकी आंखों में पिछली रात की थकान अब भी साफ नजर आ रही थी। तभी आदित्य ने पीछे से आते हुए बिल्कुल ऐसे अंदाज में कहा जैसे कोई बहुत सामान्य बात बता रहा हो। नैना, अगले हफ्ते माँ पापा यहाँ आ रहे हैं। करीब 1 महीने तक हमारे साथ ही रहेंगे। शहर में उनका कुछ काम है, इसलिए उन्होंने होटल में रुकने की बजाय हमारे घर में रहने का फैसला किया है। ये सुनते ही नैना के हाथ से चाय पत्ती का डिब्बा लगभग गिर ही गया। उसने किसी तरह उसे संभाला और कुछ सेकंड तक चुप खड़ी रही। उसके दिमाग में तुरंत आने वाला पूरा महीना घूम गया। आदित्य के माता पिता का 1 महीने तक घर में रहना उसके लिए किसी छुट्टी जैसा नहीं, बल्कि 24 घंटे चलने वाली जिम्मेदारियों जैसा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, आदित्य, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगले हफ्ते से मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। शुरुआत के दिनों में काम बहुत ज़्यादा रहेगा और कई बार मुझे ऑफिस से देर रात तक रुकना पड़ेगा। मैं ऑफिस और घर दोनों की इतनी सारी जिम्मेदारियां अकेले कैसे संभाल पाऊंगी? एक काम करते हैं, मैं आज ही कोई अच्छी कुक रख लेती हूँ। कम से कम खाना बनाने की परेशानी तो कम हो जाएगी और मैं ऑफिस पर भी ध्यान दे पाऊंगी। नैना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तेज आवाज में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ को किसी बाहर के इंसान के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें साफ सफाई से लेकर खाने के स्वाद तक हर चीज़ घर की बहू के हाथ की चाहिए। और अपनी ये ऑफिस वाली देर रात तक रुकने की आदत कुछ दिनों के लिए बंद कर दो। माँ पापा आ रहे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि घर की बहू रोज रात को 9-10 बजे थकी हुई घर लौटे। तुम्हें अपनी नौकरी उनके हिसाब से चलानी होगी। नैना उसकी बातें सुनकर कुछ पल तक उसे देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य की सोच पर उसे गुस्सा करना चाहिए, रोना चाहिए या फिर उसकी बातों को मजाक समझकर हंस देना चाहिए। आखिर उसने शांत आवाज में कहा, आदित्य, मेरी नौकरी कोई शौक नहीं है जिसे मैं जब चाहूँ बंद कर दूँ। मैं जानबूझकर देर से ऑफिस नहीं आती। काम की वजह से देर होती है और अगर तुम्हारी माँ को मेरे हाथ का ही खाना चाहिए तो फिर तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे और मेरे लिए सब कुछ संभालना थोड़ा आसान हो जाएगा। आदित्य ने तुरंत उसकी बात काट दी। वो अपनी शर्ट का कॉलर ठीक करते हुए बोला, मैं घर के काम में तुम्हारी मदद क्यों करूँगा? मैं अपने माता पिता का बेटा हूँ। मेरे पापा ने आज तक किचन में कदम नहीं रखा, तो मैं क्यों रखूँ? घर संभालना और खाना बनाना औरत की जिम्मेदारी होती है। तुम बेवजह हर बात को बड़ा बना देती हो। मैंने साफ कह दिया है कि घर में कोई कुक नहीं आएगा। इतना कहकर आदित्य ने आराम से चाय खत्म की, अपना बैग उठाया और ऑफिस के लिए निकल गया। नैना कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। आदित्य के जाते ही उसने दोनों हाथ किचन की स्लैब पर रखे और अपना सर झुका लिया। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या आने वाला महीना सच में इतना मुश्किल होने वाला है। उसे अंदाजा हो चुका था कि अगले कुछ दिन उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं रहने वाले। कुछ ही दिनों बाद आदित्य के माता पिता घर पहुंच गए। उनके नाम थे कमला जी और महेश जी। महेश जी स्वभाव से शांत थे, लेकिन कमला जी बेहद सख्त और पुराने विचारों वाली महिला थी। उन्हें घर की छोटी से छोटी चीज़ में भी कमी निकालने की आदत थी। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उनकी नज़रें पूरे कमरे का मुआयना करने लगीं। वो सोफे पर बैठी और अपने पल्लू से हल्की हवा करते हुए बोली, अरे बहू, ये टीवी के ऊपर इतनी धूल क्यों है? और पर्दे भी देखो,
कैसे टेढ़े मेढ़े लगा रखे हैं। हमारे गांव के घर में तो फर्श इतना साफ रहता है कि उसमें अपना चेहरा दिखाई दे जाए। तुम लोग शहर में रहकर भी घर का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते। नैना उस समय उनके लिए पानी का गिलास लेकर आई थी। उसने बिना बुरा माने विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, कल काम करने वाली बाई छुट्टी पर थी, इसलिए डस्टिंग नहीं हो पाई। मैं आज शाम ऑफिस से आने के बाद सब साफ कर दूंगी। कमला जी ने तुरंत उसकी तरफ तीखी नज़रों से देखा और बोली, काम वाली बाई नहीं आई तो क्या हुआ? तुम किस काम के लिए हो? दिन भर तो कंप्यूटर के सामने बैठी रहती हो। सुबह थोड़ा जल्दी उठो, झाड़ू पोछा कर लिया करो। इससे शरीर की कसरत भी हो जाएगी और घर भी साफ रहेगा। नौकरी करने से घर की जिम्मेदारियां तो खत्म नहीं हो जाती। नैना ने चुपचाप उनकी बात सुनी। तभी कमला जी ने बिना रुके अगला फरमान सुना दिया, और सुनो, आज रात खाने में भरवा करेले और कड़ी चावल बनाना। तुम्हारे ससुर जी को ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद है। और हाँ, करेले बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसे मैं बनाती हूँ। ज़्यादा तेल मत डालना, लेकिन स्वाद कम भी नहीं होना चाहिए। नैना ने जब सुना कि आज रात भरवा करेले और कड़ी चावल बनाने हैं तो उसका मन अंदर से टूट सा गया। उसे पता था कि दोनों चीज़ें बनाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन उसने बहस करना सही नहीं समझा। उसने बस चुपचाप सिर हिला दिया। उसके बाद आने वाले कई दिन उसकी ज़िंदगी के सबसे कठिन दिनों में बदल गए। उसकी सुबह अब सूरज निकलने से भी बहुत पहले करीब 4:30 बजे शुरू होती थी। आंखें पूरी तरह खुली भी नहीं होती थी कि वो सीधे रसोई में पहुंच जाती और पूरे परिवार के लिए चाय बनाती। फिर कभी पोहा, कभी परांठे तो कभी इडली सांभर जैसा नाश्ता तैयार करती। नाश्ता खत्म होते ही दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो जाती। वो सबके लिए खाना बनाती, आदित्य का टिफ़िन पैक करती और जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती। ऑफिस पहुंचने के बाद भी उसे चैन नहीं मिलता था। वहां उसका बॉस लगातार नए काम और डेडलाइन का दबाव बनाए रखता था। कई बार नैना को लगता था कि उसका शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के बारे में सोचकर वो खुद को संभाल लेती। शाम को जब वो घंटों काम करने के बाद थकी हुई घर लौटती तो उसे देखकर कोई ये तक नहीं पूछता कि वो कैसी है या उसने कुछ खाया भी या नहीं। कमला जी आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती और आदित्य मोबाइल में व्यस्त रहता। नैना के घर में कदम रखते ही कमला जी की आवाज़ सुनाई देती, आ गई बहू, अच्छा अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो और रसोई में लग जाओ। आज तुम्हारे ससुर जी का हलवा खाने का मन है, और हाँ, रोटियां बिल्कुल पतली और नरम बननी चाहिए। उन्हें गरम गरम ही परोसना। नैना के पास जवाब देने की ताकत नहीं बचती थी। वो बैग एक तरफ रखती और सीधे किचन में चली जाती। दिन भर ऑफिस में बैठने और लगातार काम करने के बाद भी उसके पैरों में इतना दर्द रहता कि उसे लगता जैसे शरीर का सारा वजन पैरों पर आ गया हो। फिर भी वो रात का खाना बनाती, सबको खिलाती और आखिर में बर्तन भी साफ करती। जब तक वो अपने कमरे में पहुंचती रात काफ़ी हो चुकी होती और आदित्य आराम से सो चुका होता। नैना के लिए दिन खत्म नहीं होता था। उसे अपने ऑफिस की प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट भी पूरी करनी होती थी, इसलिए कई कई रात वो 1 बजे तक लैपटॉप पर बैठी रहती। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और थकान लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन उसके शरीर ने आखिरकार जवाब दे दिया। सुबह से ही उसका सर बहुत तेज दर्द कर रहा था और हल्का बुखार भी था। ऑफिस में किसी तरह उसने अपना काम पूरा किया और शाम को घर लौटते समय उसके मन में आया कि आज वो रसोई में बिल्कुल खड़ी नहीं हो पाएगी। उसने रास्ते में एक साफ सुथरे और अच्छे रेस्टोरेंट से पूरे परिवार के लिए खाना ऑर्डर कर दिया। घर पहुंचकर उसने खाने के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रखे और बिना किसी से बात किए सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद आदित्य ऑफिस से घर लौटा। जैसे ही उसकी नज़र टेबल पर रखे रेस्टोरेंट के पैकेटों पर पड़ी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तेजी से बेडरूम में गया और ऊंची आवाज़ में बोला, नैना, ये क्या हो रहा है? घर में बाहर का खाना क्यों मंगवाया है? नैना ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। सिर इतना दर्द कर रहा था कि उसे आदित्य की आवाज़ भी बहुत तेज लग रही थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, आदित्य, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे बुखार है और सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। आज मुझसे रसोई में खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा।
इसलिए मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया। खाना अच्छा है, आप लोग खा लीजिए। आज बस मुझे आराम करने दो। तभी कमला जी भी कमरे के दरवाजे तक आ गई। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने नैना की हालत देखने की बजाय ताना मारते हुए कहा, बुखार है तो क्या हुआ? शरीर में थोड़ी बहुत तकलीफ तो हर औरत को सहनी पड़ती है। हमारे जमाने में हम इतनी छोटी छोटी बातों पर बिस्तर नहीं पकड़ते थे। मैं जब गर्भवती थी तब भी घर के इतने लोगों का खाना लकड़ी के चूल्हे पर बनाया है, और आज की लड़कियों को जरा सा सर दर्द हो जाए तो उन्हें लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रही हैं। ऊपर से बाहर का खाना मंगाकर मेरे पति को खिलाऊंगी। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर इतनी तबीयत खराब है तो कम से कम 2-4 फुलके तो अपने हाथ से सेक सकती हो। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे उम्मीद थी कि शायद आदित्य उसकी हालत देखकर उसका साथ देगा, लेकिन उसने भी माँ की बात का समर्थन कर दिया। माँ बिल्कुल सही कह रही है नैना, तुम ज़रूरत से ज़्यादा आराम की आदी हो गई हो। हर बात में अपनी नौकरी का नाम लेकर जिम्मेदारियों से बचना चाहती हो। अगर तुम अपने परिवार को गर्म खाना तक नहीं खिला सकती तो फिर ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा? उठो और रोटियां बनाओ। आदित्य की बात सुनकर नैना के अंदर कुछ टूट गया। वो जिस इंसान के साथ 7 फेरे लेकर इस घर में आई थी, वही इंसान आज उसकी बीमारी को समझने की बजाय उसे कामचोर कह रहा था। उसे बुखार था, सर दर्द से फटा जा रहा था और शरीर में इतनी कमजोरी थी कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल था। फिर भी किसी को उसकी तकलीफ दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि कमला जी को गर्म रोटियां चाहिए थी। नैना ने उस समय कोई बहस नहीं की। उसने धीरे से चादर अपने चेहरे तक खींच ली और आंखें बंद कर ली। आदित्य कुछ देर तक बड़बड़ाता रहा और फिर गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। उस रात आखिरकार आदित्य को ही रसोई में जाना पड़ा। उसने किसी तरह मैगी बनाई और अपने माता पिता को खिलाकर बात खत्म की। अगले दिन सुबह घर का माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। कमला जी ने नाश्ता करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने नाराज होकर कहा, जब तक बहू अपने हाथ से खाना बनाकर मुझे नहीं खिलाएगी, मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी। आदित्य ऑफिस निकलने से पहले नैना के पास आया और उसे फिर से खरी खोटी सुनाने लगा। उसने कहा, तुमने माँ का दिल बहुत दुखाया है। आज ऑफिस से लौटकर सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगना और रात में उनकी पसंद का खाना बनाकर खिलाना। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। नैना ने इस बार भी कोई सफाई नहीं दी। वो जानती थी कि चाहे वो कितनी भी बातें समझाने की कोशिश करे, आदित्य अपनी माँ की नज़रों में उसे सही नहीं मानने वाला। वो चुपचाप तैयार हुई और ऑफिस चली गई। लेकिन उस दिन ऑफिस में नैना के लिए कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने शायद कल्पना भी नहीं की थी। पिछले 2 सालों से उसने दिन रात मेहनत की थी। अपनी निजी परेशानियों के बावजूद उसने कंपनी के कई बड़े प्रोजेक्ट संभाले थे और हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई थी। उसी मेहनत का परिणाम उस दिन उसके सामने था। उसके बॉस ने मीटिंग के बीच उसे सबके सामने बुलाया और हाथ में एक लिफाफा देते हुए कहा, नैना, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। हमें तुम पर गर्व है। नैना ने जब लिफाफा खोला तो उसकी आंखें खुशी से भर आई। उसे कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर प्रमोशन मिल चुका था। उसकी सैलरी में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई थी और कंपनी की तरफ से उसे एक बड़ा बोनस भी दिया गया था। कुछ पल के लिए नैना अपनी सारी थकान भूल गई। उसका बुखार, सर दर्द, पिछली रात की बेइज्जती और घर का तनाव सब जैसे उसके दिमाग से निकल गया। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची खुशी दिखाई दी। वो मन ही मन सोचने लगी कि शायद आज आदित्य को जब ये खबर मिलेगी तो वो भी उसकी मेहनत पर गर्व करेगा। शायद पहली बार वो समझ पाएगा कि जिस नौकरी को वो बार बार बेकार बताता है, उसी नौकरी में नैना ने अपनी काबिलियत से इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। ऑफिस से घर लौटते समय नैना के चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून और खुशी थी। रास्ते में उसने शहर की एक मशहूर और महंगी बेकरी से बड़ा सा केक खरीदा। उसने सोचा कि आज सिर्फ अपनी खुशी नहीं मनाएगी बल्कि अपने सास ससुर के लिए भी कुछ अच्छा करेगी। इसलिए उसने उनके लिए सुंदर से गिफ्ट भी खरीद लिए। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने सारे सामान को संभाला और फिर बड़े उत्साह के साथ केक डाइनिंग टेबल पर रख दिया।
उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। उसने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, आदित्य, माँ जी, पापा जी, जरा बाहर आइए। आवाज सुनकर आदित्य, कमला जी और महेश जी कमरे से बाहर आए। केक देखकर महेश जी ने हैरानी से पूछा, क्या बात है बहू, आज कोई खास दिन है क्या? नैना ने मुस्कुराकर आदित्य की तरफ देखा और बोली, आदित्य, आज मेरे ऑफिस में मुझे वाइस प्रेसिडेंट के पद पर प्रमोशन मिला है। पिछले 2 सालों से मैंने इस पद के लिए बहुत मेहनत की थी और आखिरकार मेरी मेहनत सफल हो गई। मैंने सोचा कि इस खुशी को अकेले मनाने की बजाय हम सब साथ बैठकर सेलिब्रेट करेंगे। माँ जी और पापा जी के लिए भी मैं कुछ गिफ्ट लाई हूँ, और हाँ, मैंने बाहर से बहुत अच्छा खाना भी ऑर्डर किया है, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। नैना को उम्मीद थी कि ये सुनते ही आदित्य उसके पास आएगा, उसे बधाई देगा और शायद पहली बार उसकी मेहनत पर गर्व महसूस करेगा। लेकिन उसकी उम्मीद अगले ही पल टूट गई। कमरे में अचानक ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने खुशियों की बात नहीं बल्कि कोई बहुत बुरी खबर सुना दी हो। आदित्य के चेहरे पर मुस्कान तो दूर, खुशी की हल्की सी झलक भी नहीं थी। उसकी आंखों में खुशी की बजाय जलन और असहजता साफ दिखाई दे रही थी। शायद उसे अपनी पत्नी की तरक्की पर गर्व होने की बजाय ये लग रहा था कि नैना उससे आगे निकल रही है। कमला जी ने भी केक की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई बेकार चीज हो। उन्होंने नाक सिंगोड़ते हुए कहा, अच्छा, प्रमोशन मिल गया है तो इतनी बड़ी खुशी मनाने की क्या जरूरत है? नौकरी में आगे बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल की औरतें थोड़े पैसे ज़्यादा क्या कमाने लगती हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने दुनिया जीत ली। नैना का चेहरा कुछ पल के लिए शांत रहा। कमला जी यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा, औरत चाहे कितनी बड़ी अफसर बन जाए, कितनी भी मोटी तनख्वाह ले ले, लेकिन अगर वो अपने पति और सास ससुर के लिए अपने हाथ से 2 वक्त का खाना नहीं बना सकती तो उसकी सारी पढ़ाई और सारी तरक्की बेकार है। हमें तुम्हारे इस केक और बाजार के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो घर का बना हुआ साफ और सादा खाना ही पसंद है। आदित्य ने भी तुरंत माँ की बात का समर्थन कर दिया। माँ बिल्कुल सही कह रही है नैना। ऑफिस में तुम्हारा जो भी पद है उसकी अकड़ घर में मत दिखाया करो। आज पापा के घुटनों में दर्द था, उन्हें हल्का और घर का खाना चाहिए, लेकिन तुम्हें फिर बाहर का खाना मंगवाना था। तुम्हारी इस प्रमोशन से हमें क्या फ़ायदा जब तुम घर वालों की ज़रूरत के वक्त हमारे किसी काम की ही नहीं होती। आदित्य के ये शब्द नैना के कानों में पड़े तो जैसे उसके अंदर पिछले 2 सालों से जमा हुआ सारा दर्द अचानक बाहर आने को तैयार हो गया। वो कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसने पहले आदित्य को देखा, फिर कमला जी को और फिर टेबल पर रखे उस केक को देखा जिसे वो इतने प्यार से लेकर आई थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसके चेहरे पर दुख या बेबसी भी नहीं थी। इसकी बजाय एक अजीब सी ठंडी शांति थी, ऐसी शांति जो किसी बड़े फैसले से ठीक पहले दिखाई देती है। नैना ने बिना कुछ कहे केक का डिब्बा उठाया और उसे धीरे से फ्रिज में रख दिया। फिर वो वापस डाइनिंग टेबल के पास आई और आदित्य की तरफ देखते हुए बहुत शांत स्वर में बोली, गरम रोटियां चाहिए ना? आदित्य ने उसकी आवाज़ में कुछ अलग महसूस किया और थोड़ा असहज होकर बोला, हाँ तो। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे रसोई में गई। वहाँ से उसने आटे का बड़ा डिब्बा उठाया, पानी का जग लिया, फिर चकला और बेलन उठाकर वापस डाइनिंग टेबल पर आई। उसने सारा सामान आदित्य के सामने इतनी जोर से रखा कि आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। महेश जी भी चौंक कर अपनी कुर्सी पर सीधे बैठ गए। आदित्य गुस्से में अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला, ये क्या तरीका है नैना, तुम बदतमीजी पर उतर आई हो। नैना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, बदतमीजी आज मैं नहीं कर रही आदित्य, बदतमीजी तो तुम लोग पिछले 2 सालों से मेरे साथ करते आ रहे हो, लेकिन अब शायद मुझे जवाब देना सीखना पड़ेगा। तुम्हें और माँ जी को गर्म रोटियां चाहिए ना, तो ये लो आटा, ये रहा पानी, चकला और बेलन भी। अब खुद आटा गूंदो और अपने हाथ से रोटियां बनाओ। नैना की बात सुनकर कमला जी आग बबूला हो गई। वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू मेरे बेटे से रोटियां बनवाएगी? हमारे घर के मर्दों ने कभी रसोई में काम नहीं किया। मर्दों का काम बाहर जाकर कमाना होता है।
और घर संभालना औरतों की जिम्मेदारी है। नैना धीरे से उनकी तरफ मुड़ी। उसकी नज़र इतनी सीधी और तेज थी कि कमला जी की आवाज़ कुछ पल के लिए धीमी पड़ गई। नैना ने कहा, मर्द रसोई में नहीं जाते, यही तो आप हमेशा कहती है ना माँ जी। फिर आप मुझसे क्यों चाहती हैं कि मैं आपकी तरह बनकर रहूं? अगर आपके मुताबिक आपके बेटे का रसोई में जाना उसकी शान के खिलाफ है, तो मेरी नौकरी करने के बाद भी घर का पूरा बोझ उठाना मेरी जिम्मेदारी क्यों है? मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरे भी सपने हैं और मेरी भी अपनी जिंदगी है। अब नैना की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें हमेशा अपनी माँ के हाथ का खाना याद रहता है। माँ की दाल में इतना स्वाद था, माँ की रोटियां बिल्कुल गोल और नरम होती हैं, माँ सब कुछ कितने अच्छे से संभालती थी। तुम हर बात में उनकी मिसाल देते हो, तो आज एक बात मेरी भी सुन लो। तुम्हारे अंदर भी तो उन्हीं का खून है, वही परिवार, वही परवरिश और वही जीन है तुम्हारे अंदर। फिर क्यों ना तुम अपनी माँ की रेसिपी से वही दाल बनाकर दिखाओ। अगर उनकी उंगलियों में इतना जादू था तो शायद तुम्हारे हाथों में भी कुछ तो आया होगा। जाओ किचन में जाओ और बनाओ अपनी माँ जैसी दाल। आखिर तुम मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हारी माँ की जगह ले लूं? आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, मैं सुबह से ऑफिस में काम करता हूँ, पूरा दिन थक कर घर आता हूँ, मैं खाना बनाने क्यों जाऊँगा? नैना ने तुरंत जवाब दिया, और मैं क्या करती हूँ आदित्य? क्या मैं ऑफिस में जाकर आराम करती हूँ? मैं भी रोज 10-10 घंटे काम करती हूँ। मेरे ऊपर भी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारियां होती हैं, मीटिंग होती हैं, डेडलाइंस होती हैं और बॉस का दबाव होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम ऑफिस से लौटने के बाद आराम करने का अधिकार समझते हो और मैं ऑफिस से लौटकर सीधे रसोई में जाने को मजबूर की जाती हूँ। मेरी सैलरी से इस घर की आधी ईएमआई जाती है और घर के खर्चों में मैं बराबर का योगदान देती हूँ। जब मैं अपनी नौकरी और घर दोनों संभालने की कोशिश कर सकती हूँ, तो तुम घर के काम में थोड़ा हाथ क्यों नहीं बटा सकते? आदित्य कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन नैना ने उसे रोकते हुए कहा, और एक बात याद रखना, तुम कोई राजा नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ। हम दोनों पति पत्नी हैं। अगर घर दोनों का है तो जिम्मेदारियां भी दोनों की होनी चाहिए। और मेरी तरक्की से अगर तुम्हें खुशी होने की बजाय जलन होती है, तो समस्या मेरी नौकरी में नहीं, तुम्हारी सोच में है। नैना की बात सुनकर कमला जी ने तुरंत रोने का नाटक शुरू कर दिया। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए महेश जी से कहा, देख लिया आपने, इस पढ़ी लिखी लड़की ने हमारे बेटे को क्या समझ रखा है? हमारे बुढ़ापे में यही बहू हमें भूखा रखेगी। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि जिस बहू को अपने घर की बेटी समझकर लाएंगे, वही एक दिन हमारे सामने हमारे बेटे को रसोई में भेजने की बात करेगी। नैना ने उनकी बातें कुछ देर तक शांत रहकर सुनी। फिर वो उनकी तरफ मुड़ी और बिना आवाज़ ऊंची किए बोली, माँ जी, आपको आपके बुढ़ापे में भूखा रखने की बात मैं नहीं कर रही हूँ। अगर कभी ऐसी नौबत आई तो उसके लिए आपका बेटा खुद जिम्मेदार होगा। आपने उसे ऐसी आदतों में पाला है कि 32 साल की उम्र में भी वो अपने लिए एक गिलास पानी तक उठाकर नहीं ले सकता। आपने उसे ये जरूर सिखाया कि पत्नी से किस तरह काम करवाना है, उसे कैसे आदेश देना है और हर बात में उसकी कमी कैसे निकालनी है, लेकिन आपने उसे ये नहीं सिखाया कि अपने छोटे छोटे काम खुद करना भी जिंदगी का हिस्सा है। आपने उसे आत्मनिर्भर बनाने की बजाय हर काम के लिए किसी और पर निर्भर रहना सिखाया है। इसलिए आज अगर वो रसोई में जाकर 2 रोटियां बनाने में खुद को छोटा समझ रहा है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है माँ जी। आपकी परवरिश की कमी अब सामने आ रही है, मेरी काबिलियत की नहीं। नैना के शब्द सुनते ही पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि कुछ पल के लिए किसी की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी। कमला जी, जिन्होंने हमेशा अपनी बात मनवाई थी, आज पहली बार उनके सामने कोई इतनी साफ और बेबाक बात कर रहा था। महेश जी भी चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। आदित्य के पास भी उस वक्त कोई ऐसा जवाब नहीं था जिससे वो नैना की बात को गलत साबित कर सके। नैना ने कुछ पल सबको देखा और फिर आदित्य की तरफ मुड़कर कहा, आदित्य, आज के बाद इस घर का नियम बिल्कुल साफ रहेगा। अगर खाना बनाना है तो तुम भी रसोई में मेरा साथ दोगे। अगर तुम ऑफिस से आकर टीवी के सामने आराम करोगे तो मैं भी अपने काम के बाद आराम करूंगी।
अगर तुम्हें हर दिन गरम गरम रोटियां चाहिए तो फिर रोटी बनाने की जिम्मेदारी भी सिर्फ मेरी नहीं होगी। और अगर तुम्हें ये सब मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, कल सुबह मैं घर में एक फुल टाइम कुक रख रही हूँ। वो जो खाना बनाएगी वही खाना पड़ेगा। उसकी बनाई चीज़ पसंद नहीं आती तो भी तुम्हें हर दिन ये शिकायत करने का अधिकार नहीं होगा कि मेरी पत्नी तुम्हारी माँ जैसा खाना नहीं बनाती। नैना ने एक पल रुककर आगे कहा, और ध्यान से सुन लो, अगर किसी ने उस कुक को बेवजह हटाने की कोशिश की, उसे अपमानित किया या मुझे फिर से ताने दिए तो इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इसमें मेरा भी उतना ही हक है। जरूरत पड़ी तो मैं ये घर बेचकर अपने हिस्से की रकम लेकर अलग रहूंगी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी माँ की जगह लेने के लिए इस घर में नहीं आई थी और ना ही मैं उनकी मुफ्त की कार्बन कॉपी बनकर पूरी जिंदगी बिताऊंगी। इतना कहकर नैना बिना किसी और बहस के वहां से उठी और सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और कुछ देर चुपचाप बिस्तर पर बैठी रही। दूसरी तरफ डाइनिंग रूम में आदित्य, कमला जी और महेश जी बिल्कुल खामोश बैठे थे। टेबल पर रखा आटे का डिब्बा, पानी का जग, चकला और बेलन जैसे उन्हें उनकी असली स्थिति का एहसास करा रहे थे। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया, ना कमला जी ने अपनी जिद छोड़ी और ना आदित्य ने नैना से बात करने की हिम्मत की। अगली सुबह जब नैना तैयार होकर डाइनिंग एरिया में आई तो उसने देखा कि आदित्य ने बाहर से सबके लिए नाश्ता मंगवा लिया था। कमला जी भी चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। आज ना कोई आदेश दिया गया, ना कोई ताना सुनाया गया और ना ही नैना को रसोई में जाने के लिए कहा गया। नैना ने किसी से कुछ नहीं पूछा। उसने अपनी कार की चाबी उठाई और सीधे ऑफिस चली गई। उसके मन में अब एक अजीब सा सुकून था। उसे पहली बार लगा कि शायद सामने वाला तब तक आपकी सीमाओं को नहीं समझता जब तक आप खुद अपनी सीमा तय करके उसके सामने खड़े नहीं होते। शाम को जब नैना ऑफिस से वापस घर आई तो उसने देखा कि किचन में एक नई महिला खाना बना रही थी। नैना कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। तभी आदित्य ने सामान्य आवाज में कहा, मैंने एक फुल टाइम कुक रख ली है, अब तुम्हें रोज इतनी परेशानी नहीं होगी। नैना ने उसकी तरफ देखा लेकिन उसके चेहरे पर जीत का कोई घमंड नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। डाइनिंग टेबल पर कमला जी और महेश जी बैठे थे। नैना को देखते ही दोनों ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। शायद उन्हें समझ आ गया था कि अब नैना को पहले की तरह दबाकर रखना आसान नहीं होगा। नैना अपने कमरे में गई, कपड़े बदले, थोड़ा आराम किया और फिर बाहर आकर सबके साथ खाना खाया। उस दिन घर में कोई बड़ा ड्रामा नहीं हुआ। ना किसी ने रो रो कर माफ़ी मांगी, ना सास बहू के बीच कोई भावुक मिलाप हुआ और ना ही कोई अचानक बदलकर आदर्श इंसान बन गया। बस एक चीज़ बदली थी, नैना ने अपने लिए एक साफ सीमा तय कर दी थी कि अब किसी में उसे पार करने की हिम्मत नहीं थी। इस पूरी घटना ने नैना को एक बहुत ज़रूरी बात समझा दी थी कि घर में सम्मान मांगने से नहीं बल्कि अपनी सीमाएं तय करने से मिलता है। एक पत्नी की कीमत सिर्फ उसकी डिग्री, उसकी नौकरी या उसकी सैलरी से तय नहीं होती। उसकी असली ताकत इस बात में होती है कि वो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए सही समय पर मजबूती से खड़ी हो सके। नैना ने किसी का घर नहीं छोड़ा, अपना सम्मान नहीं बांधा और ना ही मायके जाकर इस समस्या से बचने की कोशिश की। वो उसी घर में रही लेकिन उसने उस घर के नियम बदल दिए। उसने ये साफ कह दिया था कि पत्नी होना किसी की नौकरानी बनना नहीं है और पति होना किसी को आदेश देने का लाइसेंस नहीं देता। उस दिन नैना ने सिर्फ रसोई का एक काम अपने सर से नहीं हटाया था बल्कि उसने उस सोच को चुनौती दी थी जिससे पत्नी से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी नौकरी, अपनी थकान, अपनी इच्छाएं और अपनी पहचान सब कुछ भूलकर सिर्फ दूसरों को खुश करती रहे। उसने अपने भीतर के डर को ख़त्म कर दिया था और उस खोखले अहंकार को भी हमेशा के लिए तोड़ दिया था जिसके पीछे आदित्य इतने समय से अपनी मर्दानगी का भ्रम छिपाए बैठा था। दोस्तों, उम्मीद है कि नैना की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी से आपको एक ज़रूरी सीख भी मिली होगी कि रिश्ते तभी खूबसूरत होते हैं जब उनमें प्यार के साथ साथ एक दूसरे के सम्मान और भावनाओं की भी कदर हो।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नैना का फैसला कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही दिलचस्प और भावुक कहानियों की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका एक लाइक, एक कमेंट और चैनल को किया गया छोटा सा सब्सक्राइब हमें ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।